students, today I will be discussing with you about dimensional analysis. Dimensional एनालिसिस। तो बच्चों अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो दो टाइप की होती हैं। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज दे आर ऑफ टू टाइप्स। बच्चों एक को हम बोलते हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। और बच्चों जो दूसरी हमारे पास होती है दे आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और बच्चों ये हमने डिस्कस किया है कि जो हमारे पास फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हैं दे आर 7 + 2 दैट आर 9। ओके। और बच्चों जो हमारे पास ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं दे आर वेरी लार्ज इन नंबर, दे आर वेरी लार्ज इन नंबर। तो बच्चों अभी जो ये हमारा, अब हम इसमें डिमेंशन किसको बोलेंगे? अब बच्चों जो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिसमें आपका मास, लेंथ, टाइम आता है, तो बच्चों जिसको हम फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज बोलते हैं, और बच्चों इन्हीं को हम बोलते हैं, जैसे हमने अब 7 को लीजिए क्योंकि दो तो सप्लीमेंट्री हैं, तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इन एसआई सिस्टम, तो बच्चों इनको हम बोलते हैं दीज आर 7 डायमेंशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। और बच्चों वो इसलिए बोलते हैं इनको 7 डायमेंशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड बच्चों क्योंकि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में या नेचर में बाकी जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं दे ऑल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। अब बच्चों जैसे कि आप देखिए कि जो आपका जो फंडामेंटल क्वांटिटी अगर मैं लेंथ लूं उसका डायमेंशन होंगे एल। और बच्चों जब भी मैं उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल लिखने में का मतलब यही है कि दैट आई एम टेकिंग द डायमेंशन। ओके। तो बच्चों जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो भी डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके। तो यहाँ पे जो यूज है स्क्वायर ब्रैकेट का, जो मैंने राउंड या स्क्वायर ब्रैकेट यूज की है, उसका ये मतलब है कि दैट आई एम डीलिंग विद द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। ओके। इट मींस अगर मैं इसको बोलूं कि जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है तो इसको जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि मैं उसकी डायमेंशन के साथ डील कर रहा हूं। ओके। अब बच्चों ये जैसे लेंथ है, लेंथ एक फंडामेंटल डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि लेंथ को आप मास की टर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, लेंथ को आप टाइम की टर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, लेंथ को आप टेम्परेचर की टर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो बच्चों ये जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं इनकी कोरस्पोंडिंग डायमेंशन भी फंडामेंटल्स होती है। ओके। अब बच्चों जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं तो इनमें क्या होता है, इनमें बच्चों जो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं इनके डायमेंशंस जो होते हैं दे कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बच्चों जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए एरिया। एरिया बच्चों एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके। अब बच्चों जो आपकी जो लेंथ है तो दैट इज लेंथ। लेंथ और जो ब्रेथ है बेसिकली अगर मैं एक रेक्टेंगल लूं, सपोज दिस इज माय रेक्टेंगल, तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं तो इसका एरिया क्या होगा? सपोज ये मेरा रेक्टेंगल है एबीसीडी। ओके। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? इस रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके। अब लेंथ इसकी एबी है, ओके, और ब्रेथ इसकी क्या है? बीसी है मान लीजिए। तो बच्चों ये अब एबी भी लेंथ है और बीसी भी लेंथ है। बेसिकली हम इस वाली डायरेक्शन की लेंथ को लेंथ बोल रहे हैं और इस वाली डायरेक्शन की लेंथ को ब्रेथ बोल रहे हैं। तो बेसिकली ब्रेथ इज आल्सो ए लेंथ। तो एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि ब्रेथ भी लेंथ है। तो देखिए इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या आ जाएंगे? इसका डायमेंशन आ जाएंगे एल स्क्वायर। ओके। इट मींस जो आपका एरिया होता है उसमें लेंथ 2 बार आती है। ओके। तो दीस आर आवर ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके। तो बच्चों फिर यहाँ पे डायमेंशन क्या हुआ? किसी भी जो आपकी कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी तो उसका डायमेंशन क्या होगा? तो अभी मैं इसको आपको बताता हूं व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन। अब इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन? सो द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is the power or exponent
exponent is the power or exponent of the fundamental or base quantity to which that quantity is raised। अब जिसको मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी बताऊंगा। पहले इसको देखिए, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है कि द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लीजिए। सपोज करो मैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को लेता हूं, जैसे मैं अभी आपको वॉल्यूम लेता हूं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर और एक्सपोनेंट टू व्हिच फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी इज द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी टू व्हिच दैट क्वांटिटी इज रेज्ड। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ओके, अब जो आपकी लेंथ है वो भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है। ब्रेथ को भी क्या ले सकते हो? लेंथ, क्योंकि है तो लेंथ ही है। और हाइट भी क्या होती है? लेंथ। तो इसका जो है क्या आ जाएगा? एल क्यू। तो डायमेंशन वॉल्यूम के क्या हो जाएंगे? एल क्यू। ओके, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बिकॉज वी आर डीलिंग। तो इसको देखिए, अब इस डेफिनेशन को इसके समझिए। द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मींस वॉल्यूम। जहां पे मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिया वॉल्यूम इज द पावर और एक्सपोनेंट टू व्हिच फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। यहां पे फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी क्या है? लेंथ। क्योंकि चाहे लेंथ है, चाहे ब्रेथ है, चाहे हाइट है, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन को हम लेंथ बोल देते हैं, डिस्टेंस को, इस वाले डायरेक्शन के डिस्टेंस को लेंथ बोलते हैं, इस वाले डायरेक्शन के डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्रेथ बोल रहा हूँ। तो इस वाले डायरेक्शन के को मैं क्या बोलूंगा? मैं हाइट बोलूंगा। ओके, तो बेसिकली लेंथ ब्रेथ बेसिकली है क्या? ये सारा लेंथ है। तो इज द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी टू व्हिच दैट क्वांटिटी इज रेज्ड। इसका मतलब वॉल्यूम में लेंथ कितनी बार आती है? 3 बार। तो वॉल्यूम के डायमेंशन क्या होंगे? एल क्यू। तो मतलब ये मतलब है ना? तो अभी आपको मालूम भी लगा होगा। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस I will be discussing with you about dimension of some quantities. Okay? अब जो देखिए, यहां पे सपोज करो मैं लिखता हूं फिजिकल क्वांटिटी, फार्मूला, डायमेंशन। अब सपोज कीजिए बच्चों, मैं फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं एरिया। फार्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? एल स्क्वायर। ये पहले कर चुके हैं हम। ओके, अगर मैं लेता हूं वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी, तो फार्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो इसका क्या हो जाएगा? एल क्यूब। अब बच्चों अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं स्पीड, तो स्पीड क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बच्चों डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बेसिकली लेंथ है। डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ। जब भी हम किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर करोगे तो बेसिकली लेंथ। ओके, लेंथ। ओके, और जो टाइम है वो तो टाइम ही है। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज एल टी माइनस 1। तो दीस आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड। ओके, और मतलब अगर स्पीड है तो आपका जो वेलोसिटी के डायमेंशन होंगे दैट विल बी आल्सो बी द सेम। ओके, तो यहां पे चाहे आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट हम तभी लिखेंगे जब जनरल फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब एक्सेलरेशन, चलो आप वेलोसिटी भी लिख लीजिए, स्पीड और वेलोसिटी को सेम ही रहेगा बिकॉज दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, अब तो देखिए डायमेंशन फार्मूले का यहाँ पे आपको एक लिमिटेशन पता लग रहा होगा, वो ये है कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है तो इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप डायमेंशनली देखोगे तो स्पीड के भी डायमेंशन वही आएंगे और वेलोसिटी के डायमेंशन भी एल माइनस 1 आएगा। तो डायमेंशनली आपको नहीं मालूम होगा कि दैट इज स्पीड और वेलोसिटी, वो मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन बच्चा एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा? वो एल ओवर टी तो पहले ही है। ओके, तो एक टी और हो जाएगा क्योंकि 2 बार रेट ऑफ चेंज है वो। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का तो 2 बार रेट ऑफ चेंज हो जाएगा और वेलोसिटी का 1 बार। तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्योंकि आपकी वेलोसिटी क्या है? एल ओवर टी, इसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? एल ओवर टी इंटू टी, तो दैट विल बी एल टी माइनस टी। ओके, अब आप जैसे फोर्स लीजिए फिजिकल क्वांटिटी, और फोर्स का फार्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास तो मास है, दैट इज फंडामेंटल डायमेंशन। ओके, तो वो एम आ जाएगा। अब इसमें एक्सेलरेशन क्या है? एल टी माइनस टी। ओके, तो बच्चों ऐसे करके जो है देयर आर मेनी क्वांटिटीज। जब आप पढ़ोगे अभी इस चैप्टर में, जब आप डीप में पढ़ोगे तो आप उन क्वांटिटीज को आप पढ़ोगे तो यू विल हैव डायमेंशन ऑफ एवरी क्वांटिटी। ठीक है, अब बच्चों जो नेक्स्ट चीज मैं इसके बाद आपको बताऊंगा वो ये है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस। अब जो जैसे बच्चों जो डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है, तो बच्चों इसके जो है देयर आर बेसिकली 3 यूजेस।
दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहला यूज है वो ये है कि यूजिंग दिस डिमेंशनल एनालिसिस we can convert one system of unit into other, one system of units into another, one system of units into another। अब बच्चों वो कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपको मालूम है कि जो आपका मैग्नीट्यूड होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो चेंज नहीं होता जब हम क्या करते हैं, जब हम whenever we change the unit। जैसे सपोज कीजिए आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, ओके, तो बच्चों जो फिजिकल क्वांटिटी क्यू है इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करेगा अगर हम अपना सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते हैं। इट मींस, क्योंकि आपको मैंने पहले आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू होती है उसको आप लिखते हो एन यू, ओके। यू क्या होता है यूनिट, और एन क्या होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। जैसे लेंथ है तो लेंथ क्या हो जाएगी 5 मीटर, तो मीटर क्या है यूनिट, और एन क्या है यहाँ पे 5 क्या है, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में करो, डिफरेंट यूनिट में करो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी 500 सेंटीमीटर, ठीक है। बट आप देखोगे कि क्यू तो वही रहा ना, लेंथ तो वही रही, चाहे आप 5 मीटर बोलो चाहे आप 500 सेंटीमीटर बोलो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, ओके। तो वो कैसे, अब देखिए उसको कैसे कर सकते हैं। इसके पीछे बच्चों जो बेसिक है वो यही है कि अगर आपको कोई क्यू है फिजिकल क्वांटिटी, अगर आप उसको किसी एक यूनिट में लिखते हो n1 u1, और दूसरी यूनिट में वो क्या हो जाएगा n2 u2। बेसिकली वहां पे n1 और जैसे आपने यूनिट को चेंज किया, कोरस्पोंडिंगली आपका n1 और n2 चेंज हो जाएगा, तो q सेम ही आएगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस डिमेंशनल एनालिसिस वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अब कैसे, अब इसकी एक एग्जांपल देखिए। सपोज कीजिए बच्चों मैंने को कन्वर्ट करना है, आई हैव टू कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू टाइम। अब बच्चों जो न्यूटन है दैट इज ए यूनिट ऑफ फोर्स इन एमटीएस सिस्टम, और एसआई सिस्टम में भी न्यूटन होती है, और टाइम किसमें होती है, सीजीएस सिस्टम में। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। अब बच्चों जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज बेसिकली एम एल टी माइनस टू, वो मैंने अभी आपको बताया है, ओके। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, ओके। तो मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट में है, सपोज कीजिए मैं इसको एक्सपोनेंट में ऐसे लिखता हूं, एक्सपोनेंट क्या है इसका, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ एम, इसमें एम का एक्सपोनेंट 1 है, जब पावर 1 है। एल की पावर कितनी है, एल की पावर 1 है, और टी की पावर कितनी है -2। अगर बच्चों इसको मैं जनरल वे में ऐसे लिखूं, सपोज कीजिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं जनरल वे में, एम की पावर ए, एल की पावर बी, और टी की पावर सी। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मेरे एबीसी क्या आएंगे, सो आई विल गेट माई एबीसी एज a is equal to b is equal to 1 and c is equal to -2। इस केस में ये मेरे एबीसी की वैल्यूज आएंगी, ठीक है बच्चों। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को जो है एमटीएस सिस्टम को कन्वर्ट करना है, या एसआई सिस्टम मान लीजिए, इसको कन्वर्ट करना है इन सीजीएस सिस्टम, बिकॉज जो डाइन है वो फोर्स जो है फोर्स की यूनिट होती है इन सीजीएस, ओके। तो अब आपको मालूम है, सपोज कीजिए जो मेरा उसमें है एमटीएस सिस्टम है, वहां पे मैं इसको मान लेता हूं M1, okay, that is M1A, L1B, T1C, ठीक है। अब बच्चों जो अब ये मेरा उसमें आएगा, that will be equal to M2A, L2B and T2C। अब बच्चों ये M1, M2, L1, L2 ये क्या है, ये बच्चों जो M1, L1, T1 है, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ M1, L1, T1 क्या है, M1, L1, T1 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन एमटीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। और जो आपका M2, L2, T2 है, ये क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन सीजीएस सिस्टम। अब एबीसी तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये है फंडामेंटल यूनिट। अब यहाँ पे लगा लीजिए ये N1 है, ये क्या है N2, ओके। तो मतलब यहां से आपका अब इसमें मेरे को निकालना क्या है, N2, बेसिकली N2 निकालना है, N1 तो मेरे को दिया है 1 न्यूटन, ठीक है। तो N2 किसके बराबर आ जाएगा, तो N2 विल बी N1, ओके, दैट विल बी N1, M1 आप इसको ऐसे लिख सकते हो M1 अपॉन M2 A L1 L2 B T1
T2C। ओके, तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब बच्चों जो M1 क्या है, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इन SI सिस्टम और MKS सिस्टम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, M1 जो है, इसका मतलब जो आपका M1 है वो किसके बराबर आएगा, M1 विल बी इक्वल टू 1 kg अगर मैं यूनिट लूं। M2 क्या होगा, M2 विल बी 1 ग्राम, क्योंकि जो उसमें यूनिट होती है ग्राम होती है, किसमें, CGS में। ठीक है, सिमिलरली आपका L1 किसके बराबर आएगा, 1 मीटर। L2 किसके बराबर आएगा, 1 सेंटीमीटर। और T1 किसके बराबर आएगा, 1 सेकंड। और T2 किसके बराबर आएगा, that is also second. Okay, now put these values of M1, L1, T1, M2, L2, T2 in this equation. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा N1 is 1, so this will be 1 kg upon 1 ग्राम। ठीक है, अब A की वैल्यू पुट कर दी, A कितना है, 1। वैसे ही आप, आई थिंक इट इज विजिबल। ओके, वैसे ही जो आपका है L2 क्या है, दैट इज 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। इसकी भी B की वैल्यू भी 1 है, और वो क्या है, दैट इज 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड माइनस 2। ओके, अब बच्चों इसको आप सोल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा 1। अब 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, दैट इज 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर 1 इंटू 100 अपॉन 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड। पावर में इसकी 1 है, इसकी क्या है, माइनस 2। अब देखिए, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी 10 टू द पावर 5। ओके, इट मींस जो आपका यहां पे आएगा ये N2, इट मींस जो आपका 1 न्यूटन है, दैट विल इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। अब तो देखो मैंने किया क्या है, दिस इज वेरी सिंपल। मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 kg है, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम यहाँ लिख दिया, तो 1 ग्राम का 1 ग्राम, और कोरस्पॉन्डिंगली A B C की वैल्यू पुट कर दी। तो जहां से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर बाय यूजिंग दिस डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब ये इसका एक यूज है। तो आई थिंक यू आर नाउ क्लियर विद दिस कंसेप्ट। ओके, तो ऐसे आप डिफरेंट जो है कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके बच्चों, जो इसका दूसरा एप्लीकेशन है, दैट इज इट कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला दूसरा है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला, करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। अब बच्चों ये बात याद रखना, कोई फार्मूला आपका करेक्ट है कि नहीं है, डायमेंशनल अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो दैट फार्मूला इज वो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हाँ, अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो इट मे बी रॉन्ग, बट अगर वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो फार्मूला भी करेक्ट नहीं है। हाँ, अब इसको आप एग्जांपल से समझिए। जैसे आपको मालूम है v इक्वल टू u प्लस 80, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन आपको मालूम है, दिस इज इक्वेशन। ओके, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब बच्चों यहाँ पे v क्या है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, है ना। u क्या है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन। t क्या है, t इज टाइम। ये फार्मूला क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, अगर आपने उसको t टाइम के लिए विद a एक्सेलरेशन आपने एक्सेलरेट किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। ओके, तो अब इसके हमने तो डायमेंशनली करेक्ट डायमेंशंस चेक करनी है। ठीक है बच्चों, इसके पीछे जो बेसिक आइडिया वो ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप मास में लेंथ नहीं ऐड कर सकते और आप टाइम में मास या लेंथ नहीं ऐड कर सकते। इट मीन सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज को ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये हमें हेल्प करता है इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला। तो आप ऐसे बोल लीजिए कि जो है दिस इज ड्यू टू होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस। ओके, अब देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, lt माइनस 1। इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या है, lt माइनस 1। अब राइट हैंड साइड देखिए u भी वेलोसिटी है, इसके डायमेंशन क्या होंगे, lt माइनस 1। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं, दैट इज lt माइनस 2। अब lt माइनस 2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक t, उसके साथ वैसे t का डायमेंशन t होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी lt माइनस 1। ठीक है, और इसके भी क्या बन जाएंगे, ये भी बन जाएगा lt माइनस 1। ओके, तो देखिए ये भी ये क्या जो आपके दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम आए। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट, इसका भी डायमेंशन क्या आया, lt माइनस 1, इसका डायमेंशन भी क्या आया, कंबाइन lt माइनस 1। इट मींस दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, तो ये फार्मूला ट्रू हो सकता है। अगर बच्चों ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता तो ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। ओके, तो दिस इज अ फिंगरप्रिंट टेस्ट कि अगर कोई फार्मूला
ट्रू है कि नहीं है। चाहे आप मॉडर्न फिजिक्स को ले लीजिए, जितनी भी आप फिजिक्स अभी तक पढ़ी है या पढ़ोगे, सबसे अगर कोई फार्मूला है अगर वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, इट मींस दैट फार्मूला इज आल्सो इनकरेक्ट। ओके, अगर मैं इसी फार्मूले को ऐसे लिखूं, देखिए ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको क्या लिखूं, तो ये तो राइट है क्योंकि डायमेंशनली ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं v इक्वल टू u प्लस एक्स टी, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, डिस्टेंस मान लीजिए, डिस्टेंस। अब इसकी डायमेंशन चेक करूं तो ये क्या आ जाएगा, lt माइनस वन। u के भी क्या हो डायमेंशन है, lt माइनस वन। ओके, तो अब x क्या है, डिस्टेंस दैट इज lt प्लस lt हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस lt। अब देखिए ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया फार्मूला, तो इट मींस दिस इज रॉन्ग फार्मूला, प्लस lt, क्योंकि x इज डिस्टेंस, डिस्टेंस के डायमेंशन क्या होते हैं, लेंथ, है ना, t के t। तो देखिए ये तो lt माइनस वन आया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में एक पार्ट जो आपका एक था टर्म थी वो तो lt माइनस वन आई, पर दूसरी टर्म आपकी किसके बराबर आई, वो आई lt के बराबर। इट मींस दिस फार्मूला इज इनकरेक्ट। ओके, तो वैसे ही इसका मतलब दिस इज द बिग एप्लीकेशन ऑफ दिस डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस, आप इससे किसी भी चीज के यू कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फार्मूला। ओके, अब जो इसका तीसरा यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो ये है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। आप इससे फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। अब कैसे, है ना, नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन ड्राइव द फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, अब जो सपोज करो मेरे को जो है फार्मूला ड्राइव करना है ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। सपोज दिस इज माय सिंपल पेंडुलम, ठीक है, दिस इज बो ऑफ मास m, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, और सपोज कीजिए यहां पे रखा है, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी है, ठीक है। अब सपोज करो मेरे को ये कंडीशन दी है कि जो टाइम पीरियड पेंडुलम का है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से जो है मैं फार्मूले को ड्राइव कर सकता हूं। अब देखिए बच्चों कैसे, अब देखो, अब इसमें जो है तो मेरे को एक्सपोनेंट लेना पड़ेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहां पे मैं इसकी पावर a कर लेता हूं, इसकी पावर b और इसकी पावर c, वेयर a b c आर द डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशन मीन जो एक्सपोनेंट में पावर है, ठीक है। अब जब इसमें मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो देयर विल बी सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको मैं ऐसे लिखता हूं t इज इक्वल टू a टाइम्स m a l b g c। ओके, अब देखिए, अब यहां पे k क्या है, k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में डायमेंशन से लिखूंगा। अब t के डायमेंशन क्या है, दैट इज t, दैट इज m0। अब t में क्या होता है, दैट इज m0 l0 t1। ये मेरे राइट हैंड साइड के डायमेंशन आ गए, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के बच्चों जो डायमेंशन आएंगे दैट इज m, और m क्या होता है, दैट इज m मास में, तो दिस इज m a l b, और व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ g, g मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं, -2, है ना। These are the dimensions of your this, okay, lt minus 2, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर c है। अब जब इसको आप सोल्व करोगे बच्चों, आपका ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू m a प्लस b, नो सॉरी, ये आपका बन जाएगा m की पावर a m a l b प्लस c t माइनस 2c। ओके, मतलब यही बनेगा, देखिए कैसे, क्यों, क्योंकि ये यहां पे एक लेंथ है, एक लेंथ। अब यहां पे लेंथ की एक्सपोनेंट क्या है, डायमेंशन क्या है, c। ओके, लेंथ की पावर में क्या है, c, तो बेस a में पावर ऐड हो जाएगी, दैट इज l की पावर b प्लस c और t की पावर -2c। तो हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, दैट इज m0 l0 t1। अब बच्चों नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, होमोजेनिटी का प्रिंसिपल जब लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट साइड में जो इसके डायमेंशन है उनको कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे a है तो इधर a क्या है, a इज इक्वल टू 0। ओके, आपका b प्लस c भी क्या है, 0, और -2c किसके बराबर है, दैट इज 1 के बराबर। ओके, क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि दोनों साइड, अगर आपने कोई फार्मूला है, तो अभी मैंने आपको बताया है जो सेकंड पॉइंट था कि फार्मूला तभी करेक्ट होगा जब दोनों साइड के क्या है, वो डायमेंशनली करेक्ट है। अगर इसको डायमेंशनली करेक्ट होना है, इट मींस जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, दे मस्ट बी सेम। ओके, जो m की पावर इधर आएगी वही m की पावर इधर आनी चाहिए, ठीक है। तो आपका के पास क्या आ गया, a0 आ गया। जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1/2 एंड c इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यहां से आपकी c की वैल्यू आ जाएगी, 2c इज इक्वल टू -1, दिस सिंबलाइज c इज इक्वल टू
माइनस हाफ। फिर आप क्या कीजिए, जो आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो बेसिकली ये प्लस हाफ आएगा, है ना, क्योंकि जब इसको ये आपका सी क्या है माइनस हाफ, इट मीन्स बी माइनस हाफ इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो ये आपके पास आ गया। अब बच्चों अब आप क्या कीजिए, अब आप जो आपकी ए बी और सी की वैल्यूज आई हैं आप इसी क्वेश्चन में पुट कीजिए। सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे पुट कर दीजिए ए बी सी की वैल्यू, तो आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट टी इज इक्वल टू m0, ओके, l हाफ and g minus हाफ, ओके। अब m0 एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज, व्हाट इज एनीथिंग रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये 1 हो जाएगा, साथ में k भी है, ठीक है। तो यहां पे आपका फार्मूला बनेगा t इज इक्वल टू k रूट l बाय, तो ऐसे आप इस फार्मूले को ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक लिमिटेशन है कि डायमेंशनल एनालिसिस से आप इसकी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। और बच्चों जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो स्किल है इसमें बढ़ता जाएगा इन दिस डायमेंशनल एनालिसिस, ओके।